इकोनॉमिक्स जो है प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा प्रवर्तित, और जो उत्तर प्रदेश में उसको जो लागू करना चाहते हैं उसमें और छत्तीसगढ़ के इसमें अभी तो बड़ा व्यापक फर्क है। ये जरूर है कि जब इम्प्लीमेंट करने की नौबत आएगी तो स्कीम प्रॉपरली बनेगी, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। लेकिन देखिए उसमें ऐसा है कि छत्तीसगढ़ में उसको एक संस्थागत रूप से उसको ये किया गया है। सरकार ही उसके कस्टोडियन है उस स्कीम की। वो क्या करती है कि यहाँ पे गौठान बनाए गए, लगभग 7,000 गौठान अलग अलग गाँव में बनाए गए, जिसमें पशुओं को एक जगह रख दिया जाता है, वो दिन भर वहीं रहती हैं। उनके लिए बाड़े बनाए गए, 10-10 हजार रुपए ग्राम पंचायतों को दिया गया, और उसको चारों ओर से कवर करके वो वहाँ पशु रहते हैं, वहाँ पानी की व्यवस्था है, वहाँ पे उससे बहुत सारी चीजें भी बना रहे हैं। अब ये मतलब इसमें कोई शक नहीं कि बहुत अच्छी स्कीम है ये। और यहाँ तक कि इस स्कीम के लिए यहाँ के जो आरएसएस का जो संगठन है छत्तीसगढ़ का, उसने भी जाके भूपेश बघेल जी को बधाई दी थी और कहा था कि ये आपने एक बहुत अच्छी स्कीम लागू की है। बहुत ही अपवाद स्वरूप एक ये बात रही है कि आरएसएस के लोगों ने जाके अब अच्छे बड़े पदाधिकारी ने जाके मुलाकात की, प्रतिनिधि मंडल गया। उत्तर प्रदेश में क्यों इसमें समस्या आ सकती है, और ये बहुत व्यवहारिक इसके शायद नहीं होगा, क्योंकि पिछले 5 वर्षों में वहां पर पशुधन जो लाइव स्टॉक है उसकी जनसंख्या जो है 17% बढ़ी है, 17%। पहले से ही कुछ राज्य जो भारत के हैं जिसमें पशुधन बहुत अच्छा है, उसमें एक उत्तर प्रदेश भी था। लेकिन उसको आप अगर लोगों के लिए छोड़ देंगे तो ये वैसी स्कीम हो जाएगी जैसे कि नाली के गैस से पकौड़े बनाने का जो व्यवसाय है वो वैसा ही हो जाएगा। आज क्या है कि आज हर व्यक्ति को दूध तो चाहिए लेकिन उसको गोबर नहीं चाहिए। हर शहर में ये हो रहा है कि डेयरीज को बाहर ले जाइए, आपका दूध वाले बेचारे बाहर जाएंगे, दूध को बेचने के लिए शहर में आएंगे। तो ये इतना आसान नहीं है। एक बार मुझे याद है कि प्रधानमंत्री मोदी ने भाषण में कहा था कि नेहरू जी जो थे उन्हें उन्हें ग्रामीण विकास की या खेती किसानी की बहुत जानकारी नहीं थी, वो अनभिज्ञ थे। उन्हें ये मोदी जी का कहना था, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला चुनाव चिन्ह था वो बछड़े और गाय का चुनाव चिन्ह था, और उसके बाद जो बदला था वो 2 बैलों की जोड़ी का था। कांग्रेस जो है उसने हमेशा से ग्रामीण विकास को, कल भी अपनी इस पे चर्चा की थी कि अब ये जो बातें हैं गांव की समस्याएं, ये अच्छी बात है, वरना मोदी जी अभी तक जो है वो भारत को पूरा एक कॉर्पोरेट इंडिया इनकॉर्पोरेटेड बनाने की जो उनकी तमन्ना थी, अब उनको लग रहा है कि वो वैसा व्यवहारिक नहीं है जब तक आप गांवों की ओर नहीं जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि अच्छी बात है अगर वो चाहते हैं कि करें। हालांकि इसके साथ इसके लिए उनके पास कोई ऐसा फिलहाल तो कोई ऐसा रोड मैप नहीं नजर आता। चलिए मान लिया यहाँ चुनाव है, आप शायद सारी बातें नहीं कर सकते, आपके जहां बाकी बीजेपी की जो स्टेट्स है वहां करके दिखाइए। हालांकि छत्तीसगढ़ में भी इस स्कीम को लागू करने में अच्छी खासी मुश्किल आ रही है, इसलिए सेल्फ हेल्प ग्रुप को जोड़ा गया, एनजीओ को जोड़ा गया, तो ये उतना आसान नहीं है। दूसरा जो मैं 1-2 बातें और कहना चाहूंगा राजीव जी, कि इसके पहले जो मोदी जी का जो भाषण जो सुनाया गया है उसका जो अंतिम वाक्य है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि गंगा को जो है सांप्रदायिक नजर से नहीं देखा गया, ये बड़ा सौभाग्य है। असली बात तो ये है कि इन सब चीजों को सांप्रदायिक दृष्टिकोण से देखने का काम तो स्वयं मोदी जी ने किया है। देखिए इलाहाबाद का नाम जब प्रयागराज बदला तो उसमें किसी मुस्लिम को दिक्कत नहीं हुई, और जब वो इलाहाबाद था तो हिंदुओं को दिक्कत नहीं थी। बाबरी मस्जिद जब गिरी तो हिंदुओं को भी दुख हुआ, और राम मंदिर जब बना तो वो मुस्लिमों को भी उसमें खुशी हुई। इसमें सांप्रदायिकता की ऐसी कोई बात कभी भी नहीं रही है। तो गंगा, अब हमें गंगा के किनारे किनारे जब प्रधानमंत्री मोदी को जब वाराणसी पहुंचना पड़ेगा तो वहां के लिए ये बैकग्राउंड तैयार कर रहे हैं, क्योंकि गंगा की जो स्कीम है ये पूरी की पूरी फ्लॉप हो गई है। वैज्ञानिकों ने बता दिया है कि पिछले 7 वर्षों में गंगा एक बूंद पानी भी प्योरीफाई नहीं हुआ है, कोई शुद्धिकरण नहीं हुआ है। मतलब इसको लेके इसलिए उमा भारती जो है वो हटी, ये मंत्रालय संभाले जाना बड़ा मुश्किल था। और तीसरी जो यूक्रेन की बात है, तो यूक्रेन का भी इसलिए अब कोई बहुत ज्यादा फायदा इनको इसलिए नहीं मिलेगा कि अब एक शक्तिहीन नेता के रूप में इनकी छवि बन चुकी है प्रधानमंत्री मोदी की। हाँ, आज से 5-6 साल पहले ऐसा होता, उनके समर्थक कहते कि पूरा यूक्रेन और सोवियत जो रूस है ये बॉर्डर पर खड़ा है और इंतजार कर रहा है कि कब जो है वो अपने मोदी जी पहुंचे और युद्ध रुकवा दे, या कोई वहां पर जाके शांति का प्रवचन दे या कर्म का प्रवचन दे। वैसे ही जैसे कौरव और पांडवों की सेना के बीच कृष्ण जी ने पहुंच के वहां पर भाषण दिया था। लेकिन अब समर्थक जान गए हैं ये 56 दिन चुटपुट वगैरह कुछ नहीं है, ये सब जो है एक फिजूल की बात है जिसमें हम लोग आए हैं। आप ये
इस पर क्या नाम सोशल मीडिया, मैं सोशल मीडिया को हमेशा एक पैमाना मानता हूँ। ऐसे समय में जब हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो हमें सही खबर नहीं दे रहा है, वहां पे एक अच्छा खासा सन्नाटा, वहां पे यूक्रेन वगैरह को लेके कोई बहुत ज्यादा आशा नहीं बांधी जा रही है मोदी जी से। दूसरी बात, जिसका मीडिया भी जो है, मीडिया भी एक कमजोर हो गया है और लोगों को पता चल गया है कि कौन सरकार के साथ का मीडिया है, कौन नहीं है। तो इसलिए इन चीजों का फायदा भी मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर उठा पाएगी। एक बात, अंतिम बात, नवाब मलिक का फायदा अभी तक 24 घंटे तो हो गए कम से कम, अभी तक वहां पे बहुत ज्यादा कुछ किसी को फायदा नुकसान होता नहीं दिखा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि नवाब मलिक वाला मामला जो है वो भी वहां पर ठंडे बस्ते में जाएगा और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की राह जो है अगले 3 चरणों में भी वैसी ही कठिन बनी रहेगी जैसी कि अब तक के 4 चरण